अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम केस 2 पे बात करेंगे। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम प्लाज्मा में पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जब उस प्लाज्मा को हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तब। तो पहले केस में हमने बात की थी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई थी, तो वो उस केस पे हमने डिस्कस किया था। इस केस में हम बात करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और लॉरेंस फोर्स से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास ये लॉरेंस फोर्स है और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्योंकि हमने परपेंडिकुलर रखना है, तो मैंने एज्यूम किया कि मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास जेड की डायरेक्शन में है, जी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। इसको हमने लॉरेंस फॉर्म में पुट कर दिया। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट को हमने इस तरह से एक्सपेंड कर दिया और इसको सॉल्व करने से हमारे पास ये चीज़ आ गई। ये बिल्कुल सिंपल है, ये हो जाएगा। बी की जगह पे आप बी नॉट के पुट कर दें और बाकी दो कंपोनेंट इसके ज़ीरो और वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट वी एक्स वी वाई वी जी, और इसको हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। और फिर जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसमें से हम एक्स वाले कंपोनेंट को एक साथ लिख लेंगे और वाई वाला कंपोनेंट जो हमारे पास है उसको अलग कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल्स टू एम में ये पुट कर देंगे इसकी जगह पे, एफ की जगह पे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ए वेक्टर है, इसको भी कंपोनेंट्स फॉर्म में ब्रेक कर दिया, दोनों तरफ कंपेयर किया। कंपेयर करने से हमारे पास ये तीन इक्वेशंस बन जाएंगी, एक दो और ये तीन। तो यही हमने लास्ट केस में भी बिल्कुल सेम यही स्टेप्स किए थे। और अगर आपने लास्ट केस नहीं देखा इस वीडियो से पहले, तो आप पहले उसको देख लें, फिर आपको इसके कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हमने लास्ट केस में भी क्या किया था, इस इक्वेशन को यूज़ किया था और इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमने इसको लिया, इस इक्वेशन को, और इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो हो जाएगी, ये सेकंड डेरिवेटिव, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, और वी वाई इसका डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इस इक्वेशन का हमने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। उसके आगे हमारे पास क्या आ गया, डी वी वाई ओवर डी टी। इसकी वैल्यू, ये जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से हमने पुट कर दी इसके अंदर पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास ये बन गया। और लास्ट वीडियो में भी हमने ये किया था कि इस चीज़ को हमने ओमेगा सी स्क्वायर के इक्वल कर दिया था, जिसको हमने साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोला था। तो अभी भी सेम हमने ऐसे ही किया। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन हमने डिस्कस किया था कि इसका सोल्यूशन ये है। और अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसको अगर हम दोबारा से इस इक्वेशन में पुट करें तो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने इस इक्वेशन में दोबारा पुट कर दिया इसको, और पुट करने के बाद डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो डेरिवेटिव से हमारे पास ये चीज़ आ गई। इक्वल में जो था वो वैसे का वैसे। ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे चीज़ें कट के, तो हमारे पास ये वी वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास वी एक्स भी आ गया, वी वाई भी आ गया। पिछले केस में हमारे पास वी एक्स और वी वाई क्या आया था, वी एक्स तो बिल्कुल सेम था, वी वाई में से अगर मैं ये वाली टर्म निकाल दूं तो फिर ये मेरे पास वी वाई आया था। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से ये एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई वेलोसिटी के अंदर। और जो वी जेड की वैल्यू जो थी वो भी ये सेम थी, मतलब एक्स और जेड की वैल्यू बिल्कुल सेम थी, सिर्फ वाई की डायरेक्शन में, वाई की वेलोसिटी में एक टर्म का इजाफा हो गया। इसका मतलब ये कि वेलोसिटी के अंदर एक टर्म एक्स्ट्रा आने वाली है और बाकी सारी प्रॉब्लम हमारी सेम रहने वाली है, क्योंकि ये वेलोसिटी सेम है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम है और जेड एक्सिस की वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम है। तो सिर्फ ये एक नई वेलोसिटी आने वाली है जिसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब इसको आगे हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि हमने पिछले केस में इसको सॉल्व कर लिया। हमें पता है इससे सर्कल की इक्वेशन आई थी जिससे हमने उसे बोला था कि ये हेलिक्स मोशन कर रहा है। तो ये एक वेलोसिटी एक्स्ट्रा आ गई। हमने बोला कि जी जो भी इसकी वेलोसिटी है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, एक जो सर्कुलर मोशन की वजह से है और दूसरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो हमारे पास बराबर है ई ओवर बी नॉट के। अब मैंने ई की सबस्क्रिप्ट में से एक्स को ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब मैंने इसको जनरलाइज कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैंने जी की डायरेक्शन में रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में हो तब भी परपेंडिकुलर है, वाई की डायरेक्शन में हो तब भी परपेंडिकुलर है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे होगी, नीचे मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। अब अगर तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से काफ़ी कम हो
तब क्या होगा, तब तो वो पार्टिकल हेलिक्स मोशन ही करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड की जो है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो डोमिनेट करेगी और हेलिक्स मोशन करना शुरू कर देगा पार्टिकल। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है, तो पार्टिकल इसकी हेलिक्स मोशन के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भी मूव करता जाएगा। तो ये इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करें और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करें। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से इसका पार्टिकल का पाथ कैसा बनेगा। तो अगर तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसको ओवरकम कर दे वाई को, सॉरी जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो फिर हमारे पास वो सेम वही सिचुएशन आ जाएगी जिसमें पार्टिकल हेलिक्स मोशन करता है। और दूसरे केस में क्या होगा, थोड़ा सा उसका जो पाथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइवर्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं हम कि यहाँ पे कैसा पाथ बनेगा। तो पार्टिकल वैसा ही हेलिक्स मोशन करेगा, लेकिन अभी क्या होगा, इन दोनों के जो ये जो लूप है इनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता जाएगा हेलिक्स मोशन से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि पाथ को थोड़ा सा डाइवर्ट करती जाएगी, तो इस वजह से जो हेलिक्स के जो लूप हैं वो ज़्यादा एक्सपेंड करते जाएंगे। तो पार्टिकल करेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हेलिक्स मोशन तो करेगा, लेकिन उसमें जो गैप है वो बहुत ज़्यादा आता जाएगा। तो ये था इसका सेकंड केस। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड केस की, और उसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्पेस डिपेंडेंट है, मतलब स्पेस के साथ साथ जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।